गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कल जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के बारे में जो डिस्कस किया था मैंने, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि केंद्र में मंत्रिपरिषद क्या होता है, भारत की सरकार क्या होती है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करता है, कितने क्षेत्र तक वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत की सरकार किस प्रकार से काम करता है, वो नीतियों का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, और वहां जो है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत के संविधान से कौन सा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं को थोड़ी सी जो है सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो मंत्रिपरिषद है वो किस तरह के काम करती है। आप जानते हैं भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था है। आप जानते हैं भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था केंद्र के स्तर में भी है, राज्य के स्तर में भी है। तो स्वाभाविक है दोनों जगहों पर केंद्र और राज्य के स्तर में जो संसदीय सरकार की व्यवस्था होती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है कि उसमें कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में दो होते हैं। एक संवैधानिक प्रमुख होता है, दूसरा जो है वास्तविक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब यहां होता है भारत के राष्ट्रपति केंद्र के स्तर में जो नाम मात्रा का प्रमुख होता है, वैसे ही राज्य के स्तर में जो कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वहां होता है राज्यपाल होता है जो नाम मात्रा का प्रमुख होता है। वैसे ही केंद्र में जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वह मंत्रिपरिषद होता है जिसमें प्रधानमंत्री का होता है। मतलब यहां भी कहा जा सकता है कि केंद्र में कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री में निहित होती है, उसमें समाहित होती है। और वैसे ही राज्य में जो मंत्रिपरिषद है वहां ही राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया है जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। मतलब यहां भी कह सकते हैं आप कि राज्य में मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, उसमें ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है निहित है। इसका मतलब यहां हुआ वो मंत्रिपरिषद ही है, केंद्र के स्तर में हो चाहे वह राज्य के स्तर में हो, जो भारत के राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देता है। वही राज्य के स्तर में राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है। ये वही मंत्रिपरिषद है जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, और वो प्रधानमंत्री भारत सरकार की नीतियों के बारे में, भारत सरकार के कार्यक्रमों के बारे में, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में वो भारत के राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं। राष्ट्रपति तब जब जानकारी मांगते हैं तब, या फिर स्वयं प्रधानमंत्री स्वतः भारत की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रपति की उनकी जो सरकार है जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं वह नीतियों को किस प्रकार से लागू कर रहे हैं इसका निर्णय, इसकी जानकारी भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। तो इस प्रकार से भारत की सरकार की नीतियां और उनके कार्यक्रमों की जानकारी भारत के राष्ट्रपति को देने का जो कर्तव्य होता है वह प्रधानमंत्री का होता है। वह किस प्रकार से भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निर्णय लिए हैं, यही वो सरकार है जो सरकार कहलाती है भारत सरकार। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार का मतलब वास्तव में वो निर्णय करने वाली एजेंसी है जिसने निर्णय किया है भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियों का, कार्यक्रमों का, योजनाओं का, परियोजनाओं का। तो यही सब बातें जिनमें हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत की सरकार का मतलब वो मंत्रिपरिषद ही है। राज्य की सरकार का मतलब राज्य को वो मंत्रिपरिषद है जो भारत के नीतियों का, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। तो इस प्रकार से आज हम समझेंगे इस आज की छोटी सी सेशन में वह है मंत्रिपरिषद। मगर हम अभी आज की सेशन में संघ के मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। मगर दोनों को अगर साथ में भी लेके अगर चले, दोनों को अगर साथ में लेके चले तो भी जो है यहां बहुत आसान है। तो मैं किस पर डिस्कस करने वाला हूं? मंत्रिपरिषद पर। और यदि इनको हम बहुत आसान तरीके से अगर समझते हैं तो केंद्र के स्तर में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और साथ में राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है
दोनों की जो मूल बातें हैं उनको समझा जा सकता है। दोनों की मूल बातें जो है उनको समझा जा सकता है। हालांकि भारत के संविधान में ये जो मंत्री परिषद है, इसके जो प्रधान है, मतलब संवैधानिक प्रधान मंत्री परिषद से संबंधित, एक जो है भाग 5 में है, तो दूसरा जो है भाग 6 में है। पहला जो हिस्सा है इनका भाग 5 में है, जिसमें संघ की जो कार्यपालिका के अंतर्गत एक मंत्री परिषद का उल्लेख है। वैसे ही भाग 6 है, जिसमें राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत एक मंत्री परिषद का उल्लेख है। हालांकि अनुच्छेदों की जो है संख्या में तो फर्क आ जाता है, अनुच्छेदों का जो क्रम है उसमें फर्क आ जाता है। इस तरफ मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित जो अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद जो होता है अनुच्छेद 74 होता है, जिसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है केंद्र का। इनके साथ साथ यहीं पर एक और अनुच्छेद मिलता है, अनुच्छेद 75, जिसमें ये मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उनकी जानकारी मिलता है। यहीं पर जो है अनुच्छेद है, यहीं पर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 77 के बारे, अनुच्छेद 77 है, जिसमें भारत सरकार के कार्यक्रमों की सुचारू संचालन के लिए नियम कौन बनाएंगे उसका उल्लेख है। यहीं पर एक अनुच्छेद है, यहीं पर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 78 की, जिसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो केंद्र में जो मंत्री परिषद है उससे संबंधित ये 4 प्रमुख अनुच्छेद है। वैसे ही राज्य में अगर समझेंगे, इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163, जिनमें राज्य में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। वैसे ही एक अनुच्छेद है, वैसे ही एक अनुच्छेद है, वैसे ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 164, जिसमें ये जो राज्य के जो मंत्रिपरिषद है वहां विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनका उल्लेख है। ऐसे ही एक अनुच्छेद है, ऐसे ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 166, ऐसे ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 166, जिनमें राज्य की सरकार अपनी नीतियों को किस प्रकार से कार्यान्वित कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को किस प्रकार से कार्यान्वित कर रहे हैं, उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वहां नियम, अलग अलग मंत्रालयों और विभागों का गठन किस प्रकार से करे, इनकी जानकारी मिलती है। और यही एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 167, 167, जिसमें राज्य सरकार की नीतियां किस प्रकार की है, उनकी योजनाएं किस प्रकार की है। वहां छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के संतुलित विकास के लिए, छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने के लिए, छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस प्रकार से नीतियों का क्रियान्वयन किया है, इसकी जानकारी वह राज्यपाल को देते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 167 में है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद, चाहे वहां केंद्र से संबंधित हो, चाहे वहां राज्य से संबंधित हो, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया, अनुच्छेद 74 में जो है यहां पर मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, यहां पर मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ये मंत्रिपरिषद है जो भारत के राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देते हैं। इसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही भारत के राष्ट्रपति कार्य करते हैं। पहले तो वहां जो है समान रूप से उनकी सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। हालांकि वह एक बार मंत्रिपरिषद को उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कर सकता है जो उसने निर्णय किया है। तो पहली बात है, अनुच्छेद 74 में हमें आसानी से याद हो जाना चाहिए कि उसमें उल्लेख क्या है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। संघ के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख है जो सहायता करता है, जो सलाह देता है भारत के राष्ट्रपति को, और उसके राष्ट्रपति जो है उसकी सहायता को, उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य भी है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद संघ का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। उसके बाद इसी में जो है आगे बढ़ जाऊं मैं 75 में, तो इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति है। इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति है। नियुक्ति का मतलब यह हुआ कि इसी में प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति है और इसी में अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति है।
इसमें प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति है और इसी में अन्य मंत्री की नियुक्ति है। अभी बताऊंगा उसको मैं डिटेल में, हम जब बात करेंगे इस पर कि मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इनके साथ साथ हम यहां भी देखेंगे कि ये मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद में उनकी संख्या कितनी हो सकती है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है, ये मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है उनको शपथ कौन दिलाता है, इस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है, इस मंत्रिपरिषद में मंत्री जो है उनको कब किन परिस्थितियों में हटाया जाता है, कौन उनको हटा सकते हैं। इस प्रकार से इस पूरे मंत्रिपरिषद पर किसका नियंत्रण होता है, इस मंत्रिपरिषद के क्या कार्य होते हैं, हम यहां भी डिस्कस करेंगे। इनके साथ साथ इसमें जो है अनुच्छेद 77 है, 77 है, जो एक्शन में भारत सरकार के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए मंत्रालय और विभागों की स्थापना के लिए इसमें नियम बनाने से संबंधित बातें हैं। मतलब कौन सी मंत्रालयों की हम नया गठन करें, किस विभाग की हम नया गठन करें, कौन कौन से कार्य हमें किए जाने हैं, उन कार्यों को हम पहचान करें और उनका कौन से मंत्रालय के द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा उनका कार्यान्वयन किया जाएगा, इनका उल्लेख, इनके लिए नियम बनाने का उल्लेख यहीं पर रखा हुआ है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए वह नियम बनाता है, कार्यों का निर्धारण करता है, कार्यों की पहचान करता है और उस कार्य को किस मंत्रालय के द्वारा किया जाना है, उस कार्य को किस विभाग के द्वारा किया जाना है, उसका वह आवंटन भी करता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 77 में यही बातें हैं। अनुच्छेद 78 जैसे मैंने बताया कि यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, इसमें उल्लेख किया गया है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का। और कर्तव्य जो है स्पेसिफिक तरीके से मैं बता दूं कि वहां जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में है, वहां जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में है। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? मैं जो बातें जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस मंत्रिपरिषद के बारे में, वहां आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? और यही यदि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो मुझे रिप्लाई बिल्कुल कीजिए, रिप्लाई बिल्कुल कीजिए कि मैं जिस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, भारत में जो मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप ठीक प्रकार से समझे, जिससे आप कोई भी एग्जाम दे आपको समझ में आने चाहिए, प्रश्न बनने चाहिए। और यदि एग्जाम से संबंधित है तो हमें जानना ही चाहिए। और ऐसे भी यदि आप जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं भारत के, कि भारत की सरकार, राज्य की सरकार किस प्रकार से काम करती है, तो स्वाभाविक रूप से जो है आपको ये बातें जानने चाहिए। स्वाभाविक है आप सरकार के गठन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, क्योंकि आप विधायकों को, आप सांसदों को व्यस्क मताधिकार के माध्यम से क्या है उनको मतदान करते हैं और वही वो जीत करके फाइनली क्या करते हैं, उस सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार से, और वो सरकार क्या करती है, भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करती है और उनको लागू भी करती है। तो स्वाभाविक है जैसे कि जो है नियत निल्लानार योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना हो, चाहे वहां महतारी वंदन योजना हो, चाहे वहां प्रधानमंत्री बीमा कृषि बीमा योजना हो, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, चाहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो, या फिर ऐसे जितने भी अनगिनत जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार की नीतियां हैं, सामाजिक आर्थिक विकास की नीतियां, उनकी स्वास्थ्य की नीतियां, उनकी शिक्षा की नीतियां, वन और पर्यावरण की नीतियां, इन सब का जो है संबंध जो है भारत सरकार से है या फिर किसी न किसी रूप में राज्य सरकार से है। तो यही बातें हमें समझनी है। तो जैसे मैंने अभी अनुच्छेद बताया, तो इन अनुच्छेदों को हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल याद कर ही लेना चाहिए। ठीक है, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं इस पर। मैं इस तरफ आगे बढ़ता हूं और उस तरफ मैं डिस्कस कर देता हूं। इस तरफ अनुच्छेद मैंने राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो बताया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया राज्य से के मंत्रिपद से संबंधित जो अनुच्छेद, एक पहला जो अनुच्छेद आता है वह अनुच्छेद 163 है। इस अनुच्छेद 163 में राज्य के मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, इसमें राज्य के मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। और ये जो मंत्रिपरिषद होता है यही वास्तविक में राज्यपाल की सहायता और
सलाह देता है। तो मंत्रिपरिषद जो है एक्चुअल में राज्यपाल के, राज्यों की बात कर रहा हूं, वहां पर उनको सहायता और सलाह देने के लिए बना होता है। ये जो मंत्रिपरिषद है उसकी सहायता और सलाह के अनुसार ही राज्यपाल काम करते हैं। मगर राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में एक बहुत मौलिक अंतर है। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में तो राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्याध्यक्ष के रूप में, राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में इसमें राज्यपाल है। मगर राष्ट्रपति, जैसे मैंने बताया कि वहां मंत्रिपरिषद के हर एक निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसके हर एक निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता है, जबकि राज्य में जो राज्यपाल, जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं उस राज्य का, कार्यपालिका के भी संवैधानिक प्रमुख होता है उस राज्य का, उनके पास में कुछ वैवेकिक शक्ति होती है। उनके पास में कुछ विवेकिक शक्ति होती है। वैवेकिक शक्ति का मतलब यह है कि वो अपने विवेक से भी स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल के जो वैवेकिक शक्ति है, अपने बुद्धि के अनुसार काम करने की जो शक्ति है, उनको छोड़ करके मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार वह काम करता है। यही जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल में एक मौलिक अंतर ले आता है। उसके बाद भी अनुच्छेद 164 है, 166 है, जिसमें उल्लेख है मुख्यमंत्री का या फिर अन्य मंत्रियों का। अन्य मंत्रियों का इसमें नियुक्ति है, अन्य मंत्रियों का इसमें नियुक्ति है। ये राज्य से संबंधित है, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति के लिए सहायता, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए उनको सलाह कौन देगा। तो यहां बात बहुत सरल शब्दों में आप याद कर लीजिए कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वहां भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, मगर मुख्यमंत्री की सलाह पर। जिन व्यक्तियों की जो है मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना है राज्यपाल के द्वारा, उनको अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा सलाह दिया जाता है। अभी जो है आप सुने भी होंगे, हाल ही में सुर्खियों में है छत्तीसगढ़ में कि मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। मंत्रिपरिषद के विस्तार होने का मतलब यह है कि उस मंत्रिपरिषद में कुछ और नए मंत्रियों को सम्मिलित किया जा सकता है, या फिर उसके जो मंत्रालयों और उनके विभागों का जो आवंटन किया गया है, उनको विभागों में जो आवंटन किया गया है मंत्रियों को अलग अलग, उसमें भी कोई फेरबदल हो सकता है। तो यही सब बातें, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, वो मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होंगे, उस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है उनको शपथ कौन दिलाएगा, उस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है उनका वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगा। यही सब बातें जो है लिखी हुई है अनुच्छेद 164 में। इसके बाद अगली जो बातें हैं अनुच्छेद 167 में, ये राज्य सरकार के जो कार्य किस प्रकार से करें, राज्य सरकार के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए, सुचारू संचालन का मतलब यह है कि समान रूप से संचालित कर सके, उसके लिए नियम बनाना, उसके लिए नियम बनाने से संबंधित है। राज्य में राज्य की सरकार के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए नियम बनाने का जो अधिकार है वह राज्य में राज्यपाल के पास में है। राज्यपाल ही है जो अलग अलग कार्यों का निर्धारण करता है कि हमें इस प्रकार के कार्यों को करने हैं। राज्यपाल ही वो निर्धारित करते हैं कि इस कार्य को इस अमुक विभाग के द्वारा किया जाएगा, इस कार्य को इस अमुक विभाग के द्वारा किया जाएगा। यदि कुछ नए विभाग का अगर गठन भी किया जाना है, यदि जो है कुछ नए विभाग का गठन किया जाना है तो वहां राज्यपाल के आदेश के माध्यम से ही होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के द्वारा मींस राज्यपाल के द्वारा एक नए विभाग का गठन किया गया था। कुछ दिन पहले एक नए विभाग का गठन किया गया था और वहां जो नया विभाग है सुशासन और अभिसरण विभाग, वहां विभाग है सुशासन और
अभिसरण विभाग। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें इसको भी याद कर लेना अनिवार्य है। यहां हुआ अनुच्छेद 166 में। अनुच्छेद 167 में इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, और वहां कर्तव्य है राज्यपाल के प्रति। वहां कर्तव्य है राज्यपाल के प्रति कि राज्य की सरकार राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, राज्य में संतुलित विकास के लिए, राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में सुराज्य को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से नीतियों को लागू कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम किस प्रकार से हैं, इनकी जानकारी वो राज्य के जो संवैधानिक मुखिया होता है कार्यपालिका के, राज्यपाल, उनको देना मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से हमने आज सबसे पहले हमने इस 8 अनुच्छेदों का समझ लिए। इस 8 अनुच्छेद को जो है हमें अच्छे से जो कंठस्थ कर लेने की आवश्यकता है, मगर रट्टू तोते के जैसा नहीं, हमें थोड़ी सी समझना है। हम दोनों बातों की इसीलिए मैं जानबूझ करके दोनों बातों को एक साथ लिया हूं। एक अनुच्छेद 74 है जिसमें मंत्रिपरिषद का, केंद्र के मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। एक अनुच्छेद 75 है जिसमें मंत्रियों की, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। एक अनुच्छेद 77 है जिसमें भारत सरकार के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए नियम बनाने का उल्लेख है। एक अनुच्छेद 78 है जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और वैसे जो है अनुच्छेद 163 है जिसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 164 है जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाना है, उनका उल्लेख है। अनुच्छेद 166 है जिसमें राज्य सरकार के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राज्यपाल के द्वारा नियम बनाने का उल्लेख है। वैसी अनुच्छेद 167 है जिसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य है राज्यपाल के प्रति। इस प्रकार से यहां हुआ मंत्रिपरिषद से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है। अब मैं इस तरफ आगे बढ़ जाता हूं, इसमें कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं उस तरफ, ठीक है। इसी अनुच्छेदों के सहारे में ही आगे बढ़ूंगा, इसी अनुच्छेदों के सहारे आगे बढ़ूंगा, मगर मैं अब मुख्य रूप से भी डिस्कस कर रहा हूं वहां जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से यह संबंधित है। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित मैंने संवैधानिक प्रावधान तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं इसमें इस मंत्रिपरिषद में सबसे पहले मैं डिस्कस क्या किया, इसमें संवैधानिक प्रावधान से संबंधित, इसमें संवैधानिक प्रावधान की बात किया मैंने, इसमें संवैधानिक प्रावधान की बात किया। और संवैधानिक प्रावधान में मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि इसमें 4 अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद 74 है, एक अनुच्छेद 75 है, एक अनुच्छेद 77 है, और एक अनुच्छेद जो है वहां 78 है। ठीक, इसी अनुच्छेद में जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित बहुत सी बातें हैं। ठीक, अब इसमें मैं कुछ कुछ बातें ले रहा हूं मैं ये, ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ये जो मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद है, ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए होता है। ये यहां सलाह देने के लिए होता है। यहां सलाह किस बात का देता है कि भारत की सरकार, भारत राष्ट्रपति किस प्रकार से काम करे, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार से काम करे, भारत के राष्ट्रपति जो है वो किस प्रकार से काम करे, हमें इनकी वो सलाह देते हैं। इस मंत्रिपरिषद के जो मुखिया होते हैं, मींस प्रधान होते हैं, वहां जो है प्रधानमंत्री होता है, वहां जो है प्रधानमंत्री होता है। मतलब मंत्रिपरिषद में जो प्रथम है वो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद में जो प्रथम है वो प्रधानमंत्री है। और साथ में यहां भी महत्वपूर्ण इसमें होता है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया गया है, न्यायालय में इसकी जांच नहीं किया जा सकता, न्यायालय में इसकी जांच नहीं किया जा सकता, न्यायालय में इसकी जांच नहीं किया जा सकता कि
क्या सलाह दिया गया है? क्या सलाह दिया गया है? इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इसीलिए भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। ठीक, तो यहां तो हुआ मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कुछ थोड़ी सी बातें। अब इसी में जो है मैं आगे बढ़ जाता हूं, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। इसी में मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की संख्या। तो मंत्रियों की संख्या के संदर्भ में पहले जो है कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं थे, पहले कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं थे, मगर 51वें 91th अमेंडमेंट था संविधान का, 51वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम है 2003 का। ठीक है, इसमें मंत्रिपरिषद के जो आकार है उनको निश्चित कर दिया गया, मंत्रिपरिषद के जो आकार है उनको निश्चित कर दिया गया। मंत्रिपरिषद के आकार का मतलब यह होता है कि कितने मंत्री हो सकते हैं केंद्र के स्तर में, और साथ में वैसे राज्यों के लिए भी राज्य के स्तर में। तो इसमें प्रावधान है भारत के संविधान में कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या जो अधिकतम हो सकता है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% उनकी संख्या अधिकतम हो सकती है, उससे अधिकतम नहीं होगी। और यदि अधिकतम अगर हुआ है, यदि अधिकतम हुआ है तो यह माना जाएगा कि संविधान का अनुपालन नहीं किया गया है, और इसीलिए राष्ट्रपति उनको ठीक करवाएगा। राष्ट्रपति जो है एक निश्चित समय के भीतर में उनको ठीक करवाएगा। मंत्रियों की संख्या अगर अधिक हो गया है तो उनको लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% के दायरे में उनको लाया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहां हुआ मंत्रिपरिषद संबंधित थोड़ी सी बातें अभी है। ठीक, मैं आगे अब बात कर रहा हूं इनमें, आगे अब बात कर रहा हूं इनमें, इसी मंत्रिपरिषद की जो है गतिविधियों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मंत्री परिषद, अब इस मंत्रिपरिषद से संबंधित मैंने एक तो बताया, इस मंत्रिपरिषद का जो मुख्य काम होता है वह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना होता है। इस मंत्रिपरिषद में जो है, इस मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या है लोकसभा का वह 15% हो सकता है। इस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है, इस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है सामूहिक रूप से, यहां मंत्रिपरिषद जो मंत्री है ये सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से मतलब यहां हुआ कि पूरे समूह को एक साथ में लेकर के यहां लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मंत्रिपरिषद है अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति है। कार्यों के प्रति जो जवाबदेह है वहां लोकसभा के प्रति है। इनको अनिवार्यतः अपने हर एक कार्यों की जवाब कहां देना पड़ेगा, लोकसभा में देना पड़ेगा। वही बाध्यता है कार्यपालिका की कि हर एक प्रश्नों का जवाब जब लोकसभा उनसे प्रश्न पूछा जाए, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा जाए, उनके मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाए, तो वहां बाध्य है। इसीलिए प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से। तो यहां तो हुआ कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, मगर साथ में यह बातें भी ध्यान रखना है हमें, साथ में यहां बातें भी ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से वहां लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि वहां राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति वहां उत्तरदायी होते हैं। यह मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है वास्तविक में अगर देखा जाए, इस मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति
मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की नियुक्ति जो है, तो दो प्रकार के मंत्री, मतलब यहां अगर हम समझे तो एक हो गया प्रधानमंत्री और दूसरा हो गया अन्य मंत्री। एक हो गया प्रधानमंत्री और दूसरा हो गया अन्य मंत्री। अन्य मंत्री का मतलब मेरा प्रधानमंत्री के अलावा जो मंत्री होते हैं केंद्र में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वहां भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वैसे जो है अन्य मंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, मगर केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो किया जाता है, मगर वहां प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। प्रधानमंत्री चाहे जिसको मंत्री बनाया जाना है उसी को राष्ट्रपति मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही उनकी नियुक्ति होगी। तो इस प्रकार से यहां हो गया कि मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और साथ में जो अन्य मंत्री है उसकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो यहां तो हुआ उनकी नियुक्ति से संबंधित। स्वाभाविक है जब ये उनको नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब यहां हुआ कि उनको शपथ दिलाने का जो कार्य है, मंत्रियों को शपथ दिलाने का जो कार्य है वहां कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे ना। तो इनको शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। हालांकि सामान्यतः मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है उनकी शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिला दिया जाता है। हालांकि उसमें चूंकि मंत्रियों की संख्या अगर अधिक होगा तो राष्ट्रपति जो है वह किसी एक और व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है अपने स्थान पर। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मंत्रिपरिषद में जो है मंत्री की नियुक्ति और साथ में जो है उनका शपथ वहां जो मंत्रिपरिषद जो लेता है वहां दो प्रकार की शपथ लेता है। एक अपनी पद की शपथ लेता है। यहां जो शपथ लेता है वहां दो प्रकार का, तो एक पद की शपथ लेता है, मंत्री पद की शपथ लेता है, और दूसरा वहां पद की गोपनीयता का शपथ लेता है। पद की गोपनीयता का मतलब जब तक मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है उनको सहमति नहीं दिया जाता और उनका जो है भारत सरकार की नीतियों के रूप में उल्लेख नहीं कर दिया जाता, उस समय तक उसके जानकारी में जो भी सूचना आते हैं उस मंत्री के, वह किसी से भी जो है उनकी वहां शेयर नहीं करेंगे, किसी को भी वो नहीं बताएंगे। इसीलिए वहां वो शपथ लेता है कि वो पद जो धारण कर रहा है उसके समक्ष जो भी विचार, जो भी विषय लाए जाएंगे वहां उसकी जानकारी किसी और को नहीं देगा। तो इस प्रकार से एक मंत्री जो है इस प्रकार से वहां शपथ लेता है। अब इसके साथ यहां भी बातें होती है, इस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है उनके पद की अवधि, पद की अवधि का मतलब यह हुआ कि वो मंत्रिपरिषद में मंत्री कब तक बने रह सकते हैं। कोई मंत्रिपरिषद में कब तक कोई मंत्री बना रह सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये थोड़े से जान लेना है कि इनकी पदावधि अगर देखे तो कोई व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य रहे, मतलब वो लोकसभा के भी सदस्य नहीं है और वहां राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है। मतलब कोई मंत्री जिनको बनाया जा रहा है वहां ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही वहां राज्यसभा का सदस्य है, तो भी क्या मंत्रिपरिषद में के मंत्री बन सकता है? तो हां, इसका उत्तर बिल्कुल
सही है, मंत्रिपरिषद में मंत्री बन सकता है। हाँ, मगर यहां उनके लिए एक अनिवार्य होता है कि वहां कम 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है। अब सदन का मतलब मैं किसी की बात कर रहा हूं, लोकसभा हो या फिर वहां राज्यसभा हो, क्योंकि मंत्री बनने के लिए केवल लोकसभा का सदस्य होना कोई अनिवार्यता नहीं है। यदि वहां राज्यसभा का भी अगर सदस्य है तो मंत्री बन सकता है, वहां राज्यसभा का सदस्य है तो भी वहां मंत्री बन सकता है। इसीलिए मगर साथ में जैसे मैंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 6 माह अगर वहां सदस्य नहीं है, ठीक, इसको ऐसा लिखा जाए, यदि यदि मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, उधर ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसीलिए इनको तो उनको 6 माह के भीतर उनको सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मतलब यह कि 6 माह के भीतर यदि वहां किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं होता है तो उनको मंत्री पद से हटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बिना सदन के सदस्य रहे कम से कम 6 महीने के लिए तो मंत्री बना जा सकता है। राइट, तो इस प्रकार से ये हुआ। बस ये है कि आप प्रधानमंत्री को थोड़ा सा इंप्रेस कर दे तो वो आपका नाम सजेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मंत्री में उनकी जो पदावधि जो प्रारंभ होता है वो तो 6 महीने के भीतर के 6 महीने तक तो बिना किसी सदन के सदस्य रहे बन सकते हैं। अब ये मंत्रिपरिषद जो है कब तक काम करेगा, ये मंत्रिपरिषद जो है कब तक काम करेगा? सामान्यतः इनका जो कार्यकाल जो है उस समय से माना जाता है तब जब प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया, वहां से उनका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है, वहां से उनको कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। मतलब इस मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होगा, उसमें मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होगा, मंत्री को विशेष रूप से प्रधानमंत्री के शपथ के साथ प्रधानमंत्री के शपथ के साथ इस मंत्रिपरिषद का गठन हो गया, इस मंत्रिपरिषद का गठन हो गया। इस मंत्रिपरिषद का जो गठन हो गया तो स्वाभाविक है उसमें मंत्रियों की संख्या कम रहे या ज्यादा रहे, जिस तारीख को शपथ दिया उससे आगामी सामान्य रूप से 5 वर्ष तक 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। मगर इस पर भी वो शर्तें हैं, मैं मंत्रिपरिषद की ओवरऑल बात कर रहा हूं इसमें, ठीक है, मगर इस पर भी एक शर्त है। शर्त यह है इस 5 वर्ष की अवधि में इस मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता रहे। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रिपरिषद जो है उस समय तक कार्य कर सकता है जब तक उनको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। यदि लोकसभा में इनको विश्वास प्राप्त नहीं हुआ, मतलब यदि कोई मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो गया लोकसभा में, तो मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री है वो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इनको लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है, इसी वजह से। इस प्रकार से एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद की जो पदावधि होती है इनमें वहां सामान्यतः 5 वर्ष तक होता है, मगर उनको लोकसभा का विश्वास प्राप्त होते रहे, लोकसभा का विश्वास प्राप्त होते रहे। इसका मतलब प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल हो गया, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होगा वो अधिकतम कितना हो सकता है? 5 वर्ष तक हो सकता है, मगर बीच में भी वहां कभी इस्तीफा दे सकते हैं और वहां अपना इस्तीफा देते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। मगर सबसे पहले इसी में ले लूं, उनकी पदावधि तो मैंने बता दिया और अन्य मंत्रियों की भी ले लेता हूं मैं यहीं पर। ये अन्य मंत्रियों की पदावधि, तो अन्य मंत्रियों की जो पदावधि है, जैसे मैंने बताया था कि
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसका मतलब उनको नियुक्त किसने किया है? राष्ट्रपति ने किया है। तो राष्ट्रपति जब तक चाहे वहां व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है। वहां व्यक्ति जो है मंत्री उस समय तक बना रह सकता है जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहे। इसका मतलब यह हुआ कि उस मंत्री को उनका जो पद मिला हुआ है वो राष्ट्रपति उनको प्रसाद के रूप में बांट दिए हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वो मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब सरल भाषा में यही कह दूं कि राष्ट्रपति ने बहुत सारे प्रसाद बांट रहे थे अलग अलग, ठीक है, और उसका निर्धारण किसको किया जाना था? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना था, किनको किनको प्रसाद देना है। तो उसने इस अमुक व्यक्ति को, इस अमुक व्यक्ति को, इस अमुक व्यक्ति को उसने प्रसाद दे दिया। किसका? मंत्री बनने का। इसीलिए जो है ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं एक मंत्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि अन्य मंत्रियों को जो है उनका जो कार्यकाल है वहां जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनको धारण किए होते हैं, धारण करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी मंत्रिपरिषद की जो अवधि जो है वह कोई निश्चित नहीं होती। इनको कभी भी जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हालांकि जो है नहीं हटाया गया तो वहां जो है निरंतर 5 वर्ष तक भी हो सकता है। बीच में यदि मंत्रिपरिषद में अगर फेरबदल हुआ तो मंत्रिपरिषद उनका समाप्त भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहां हो गया मंत्रिपरिषद की उनकी पद की अवधि। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है इस मंत्रिपरिषद से जुड़ा होता है वह मंत्रिपरिषद मंत्रियों के वेतन। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के वेतन, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के वेतन भत्ते आदि। मतलब आसान भाषा में यदि ये कहा जाए कि मंत्रिपरिषद के वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो बहुत आसान भाषा में हमें समझ में आना चाहिए कि मंत्रिपरिषद के वेतन का निर्धारण भारत की संसद करता है कानून बना करके। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के वेतन का निर्धारण जो है, उनके पेंशन का निर्धारण जो है वह भारत की संसद करता है। संसद कानून बनाता है। कानून में प्रावधान किया जाता है कि मंत्रियों को इस प्रकार की इतनी मात्रा में वेतन मिलेगा और इतना उनको इस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। तो यहां जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्तों का निर्धारण जो है संसद करता है। संसद विधि बनाकर करता है, संसद कानून बनाकर करता है, संसद कानून बनाकर करता है। यहां हो गया मंत्रिपरिषद के उनके वेतन। अब जैसे मैंने बताया कि ये मंत्री जो है लोकसभा के सदस्य बन सकता है, राज्यसभा से बन सकता है, ठीक है, मगर साथ में यही बताया कि वह बिना सदन के सदस्य रहे कम से कम 6 माह तक तो वह भाग ले ही सकते हैं। 6 माह तक तो भाग ले सकते हैं। अब इसके बाद जो आती है इसमें वहां जो महत्वपूर्ण होता है मंत्रिपरिषद में उनकी संरचना, वहां होती है मंत्री परिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद की संरचना से तात्पर्य मेरा है कि उसमें किस किस प्रकार के मंत्री होते हैं। हालांकि भारत के संविधान में कहीं पर भी मंत्रिपरिषद की संरचना या कौन कौन से मंत्री के प्रकार होंगे इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। मंत्रिपरिषद में किस किस प्रकार के जो है मंत्री होंगे उसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। मगर
संविधान के कुछ अनुच्छेद में एक दो अनुच्छेद है जहां पर दो शब्दों का उल्लेख मिलता है। एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख तो मैंने कई बार बता दिया, इसमें एक और जो उल्लेख मिलता है वहां है मंत्रिमंडल का। वहां उल्लेख मिलता है मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल का मतलब जो है, मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं। मंत्रिपरिषद का मतलब मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं। मैं कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं उस मंत्री को कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं उनको कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। इसका मतलब यह हुआ कि इस मंत्रिपरिषद की संरचना में एक जो होता है वहां होता है कैबिनेट मंत्री। वहां होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का मतलब यह हुआ, यदि हम केंद्र सरकार की जब बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार के जो प्रमुख मंत्रालय है, केंद्र सरकार के जो प्रमुख मंत्रालय है उस मंत्रालयों से संबंधित जो मंत्री है, केंद्र के प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री। अब प्रमुख मंत्रालय मतलब तो स्वाभाविक है, सबसे पहले तो इसमें कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा इसमें? इसमें सबसे पहले तो सीधे प्रधानमंत्री आएंगे ना। उसके बाद जैसे कि रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, कृषि मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। ऐसे जो प्रमुख जो मंत्रालय है उनका जो प्रमुख मंत्रियों का जो समूह होता है उन समूह को कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। अभी वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री उनकी जो संख्या है वहां है 30। तो अभी वर्तमान में 30 कैबिनेट मंत्री है। तो ये मंत्रिपरिषद में मंत्री के पहले प्रकार कह सकते हैं, उनकी संरचना या उनके प्रकार। तो प्रकार में मंत्रिपरिषद में पहले मंत्री वो कौन हो गया? कैबिनेट मंत्री। उसके बाद में आगे बढ़ जा रहा हूं, मंत्रिपरिषद में दूसरे प्रकार के मंत्री। दूसरे प्रकार के मतलब पहला कौन सा बता दिया मैंने इस तरफ? पहला मैंने बताया वो क्या है? कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। दूसरा इसमें होता है राज्य मंत्री, और यहां होता है स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री कहने के लिए तो ठीक है, हम राज्य मंत्री कह रहे हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि ये राज्यों के मंत्री हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्यों के मंत्री कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ये राज्य मंत्री लिखा है तो राज्यों के मंत्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे मंत्री होते हैं उस कैबिनेट मंत्री के अलावा जो स्वतंत्र प्रकार से कार्य करते हैं। ये ऐसे मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र प्रकार से कार्य करते होते हैं। उस मंत्रिमंडल की बैठकों में उस समय भाग लेते हैं तब जब इससे संबंधित जो मंत्रालय है उनके विषय सम्मिलित होते हैं उसमें। तो इस प्रकार से ये राज्य मंत्री जो है एक स्वतंत्र प्रभार माफ कीजिएगा, प्रभाव हो गया है, ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। यहां स्वतंत्र रूप से काम करते हैं अपने मंत्रालयों को लेकर के। ठीक। तीसरे जो मंत्री के प्रकार होते हैं वहां होता है उप मंत्री, या फिर उसको ऐसा भी कहा जाए पहले राज्य मंत्री। इनको कहते हैं राज्य मंत्री, मगर ये स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं होते हैं, ये किसी कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। किसी कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। यहां किसी कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, मतलब इनका स्वतंत्र रूप से कोई मंत्रालय अलग से नहीं होता है। जैसे कि गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, काम बहुत सारे हैं, इसीलिए काम बहुत सारे हैं और उम्र भी जो है दराज हो चुका है, इसीलिए जो है हो सकता है हम उन्हें सहयोग की आवश्यकता पड़े। इसीलिए जो है
कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए एक राज्य मंत्री की नियुक्ति कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि मंत्री परिषद में जो मंत्री के जो प्रकार होते हैं, वो पहला प्रकार कैबिनेट मंत्री, दूसरा प्रकार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, और तीसरे जो प्रकार राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं है, वहां किसी कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। और आपने कभी कभी एक और नाम सुना होगा, वहां होता है कभी कभी ऐसे कुछ विशेष परिस्थितियों वश नियुक्त कर दिया जाता है, वहां होता है उप प्रधानमंत्री। वहां है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, मगर जैसे मैंने बताया कि भारत के संविधान में केवल कैबिनेट मंत्री, जिनका उल्लेख जो है मंत्री मंडल के रूप में किया गया है, संविधान के एक अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के अलावा, तो मंत्रिपरिषद में एक्चुअल में क्या हुआ, सभी मंत्री सम्मिलित होंगे। जितने भी मंत्री है वो सब के सब जो है किसके सदस्य होंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। मतलब इस मंत्रिपरिषद में सभी सदस्य होंगे, मगर इस मंत्रिमंडल में केवल प्रमुख मंत्री जिनको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, वही इसमें सम्मिलित होगा। अभी मैं इसमें मंत्री परिषद और कैबिनेट में डिफरेंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें चौथे प्रकार के मंत्री कभी कभी जो है ऐसे बना दिए जाते हैं राजनीतिक मजबूरियों की वजह से, सामान्यतः यही होता है। हालांकि पहली बार जब बनाया गया था, जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां भी उप प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी वहां भी उप प्रधानमंत्री थे, और भी कई लोग हैं। तो इस प्रकार से उप प्रधानमंत्री जो है एक तरह से इनका भी इन तीनों का जो है भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, मगर राजनीतिक मजबूरियों की वजह से जो है उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दिया जाता है। एक और प्रकार के जो मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों को कहा जाता है उप मंत्री। उनको कहा जाता है उप मंत्री। अब यह समझ लीजिए कि गठबंधन की सरकार बन गई है और मजबूरी इस प्रकार की है कि सभी दलों को संतुष्ट करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो उनको देना ही है। इसीलिए हमने क्या बना दिया, चलो उप मंत्री बना दिया। और क्या करेंगे, किसी राज्य मंत्री के सहयोगी बना देंगे, नहीं तो किसी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले उनके सहयोगी बना देंगे, तो नहीं किसी के जो है कैबिनेट मंत्री के जो सहयोगी बना देंगे, वही बैग वगैरह लेकर घूमने के लिए। इस प्रकार से क्या हुआ, उप मंत्री। कभी कभी जो है एक और विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि संख्या इतनी ज्यादा है गठबंधन की कि सबको संतुष्ट करना है, इसीलिए कभी कभी जो है इसमें एक संसदीय सचिव इसकी भी नियुक्ति किया जाता है। ये तो सबसे पीछे खड़े रहने वाले हैं, आप समझ लीजिए, ये सबसे पीछे खड़े वाले रहने वाले हैं। मतलब कैबिनेट मंत्री अगर मान लो कोई फाइल उनको देखना है, तो अचानक से वो फाइल कहां है, पीछे से दौड़ते दौड़ते आएगा। वो कौन हो सकता है, इसी तरह के कुछ हो सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया मैंने बता दिया। एक कैबिनेट मंत्री है, एक राज्य मंत्री है, और अभी वर्तमान में ये बता दूं मैं, वर्तमान में 5 राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वाले, और 36 जो है राज्य मंत्री है। ठीक है, अभी उप प्रधानमंत्री नहीं है, अभी कोई उप मंत्री भी नहीं है, और अभी कोई संसदीय सचिव नहीं है। ठीक है, ये बेवजह जो है इनको सैलरी और वेतन बेवजह देने के लिए, खर्च बढ़ाने के लिए होता है, इसीलिए भी भारत सरकार ने इन लोगों की नियुक्ति नहीं किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया
मंत्रिपरिषद के बारे में। यह ठीक है। अब इसमें जो थोड़ी ही हिस्सा बचा हुआ है वहां है मंत्रियों के दायित्व, जो बता चुका हूं लगभग, कुछ कुछ बातें तो समझ में आ चुका है। यह मंत्रियों के दायित्व, मंत्रियों को दायित्व का मतलब क्या है? उनका उत्तरदायित्व। इसमें संदर्भ पहले ही जानना है आपको। भारत में जो सरकार की व्यवस्था है वह संसदीय सरकार की व्यवस्था है। सरकार की जो व्यवस्था है संसदीय सरकार की व्यवस्था है, और इसी वजह से सरकार मीन्स भारत सरकार, ये भारत सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मीन्स संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए मंत्री जो है बाध्य है, प्रधानमंत्री तक, किसमें? लोकसभा में। यह उनकी उत्तरदायित्व होता है। इनके साथ साथ अन्य मंत्रियों को, जैसे मैंने बताया कि जो अन्य मंत्री है, अन्य मंत्री जो है वहां राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत स्तर पर, ये तो मैंने बताया कि भारत सरकार जो है लोकसभापति, कैसे? सामूहिक रूप से, मगर व्यक्तिगत अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रति कैसे? व्यक्तिगत रूप से ये उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ? यहां हो गया मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व है। अब इसके बाद थोड़ी सी मैं अगले बातें और बढ़ जाता हूं। वहां है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। वहां है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। एक तरफ मंत्रिपरिषद है और दूसरी तरफ है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब मैं जो है इसमें कैबिनेट की बात कर रहा हूं मैं। जैसे किसी गाड़ी में कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट बैठ गया मतलब क्या? पूरा गाड़ी खराब हो गया, मुख्य हिस्सा होता है ना उस गाड़ी का। तो वैसे ही कह रहा हूं मैं कि जो मंत्रिमंडल है ये सबसे मुख्य हिस्सा होता है इस मंत्रिपरिषद का। मतलब मंत्रिपरिषद का मतलब यह हुआ कि सभी मंत्रियों का समूह, जितने भी मंत्री है उस सब के सबों को मिलाकर क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद कहलाता है। अब जैसे वर्तमान में अगर चलो 71 मंत्री है कुल मिलाकर के, जिनमें कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी है और साथ में राज्य मंत्री भी है। चलो कह देते हैं 71 मंत्री है। अब 71 मंत्री, अब सोचिए, एक साथ बैठेंगे किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो हो सकता है भीड़ के जैसा लगे और सब अपने अपने तरीके से सोचेंगे, तो हो सकता है वहां पर कोई निर्णय हम ना ले पाए, क्योंकि भीड़ तो ऐसी भी जो है कोई निर्णय नहीं लेता है। तो स्वाभाविक है जब कुछ बड़े विषय पर चर्चा करना हो, बहुत गहन विचार मंथन करना हो उस विषय पर, तो क्या भीड़ के साथ करेंगे कि कुछ प्रमुख मंत्रियों को साथ में लेकर करेंगे? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? अब जैसे कि वो जो है वो 500 रुपए का और वो 1000 रुपए का नोट प्रश्न में रखना है कि नहीं रखना है। यदि पूरे 71 जितने भी मंत्री थे उस समय, मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, उनको अगर बताया जाता कि ये हम नोट इस तारीख से बंद करने वाले हैं, तो हो सकता है उनके पास भी पैसे रहे होंगे। तो फिर समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? इसीलिए जो है जब कुछ प्रमुख निर्णय ले होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो है निर्णय लेने होते हैं, तो वहां जो है कुछ प्रमुख मंत्रियों का समूह होता है।
कुछ प्रमुख मंत्रियों का समूह। तो कुछ जो प्रमुख मंत्रियों के समूह होते हैं उसी को कहा जाता है मंत्रिमंडल। ठीक है, अब कुछ प्रमुख समूह मतलब कौन, जैसे कि प्रधानमंत्री तो होंगे ही होंगे, तो इस मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है, जो बैठक का संचालन करता है, वहां कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यहां पर भी जो है मंत्रिपरिषद में जो प्रमुख होता है वहां प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री जो है प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री जो है प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करता है। अब इसमें मंत्रिपरिषद में जैसे मैंने बताया कि पूरे मंत्री जो है एक साथ बैठते हैं, और ये मंत्रिपरिषद जो है यहां सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहां मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें एक बात और जुड़ी होती है, वहां होता है मंत्रिमंडलीय समिति। मंत्रिमंडलीय समिति मंत्रिमंडलीय समिति का मतलब यहां है, सामान्य भाषा में इनको समझा जाए तो जैसे मैंने बताया अभी मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक है। किसी को कृषि के बारे में काम सौंपा गया है, किसी को ग्रामीण विकास के बारे में काम सौंपा गया है, किसी को जो है भारत की सुरक्षा से संबंधित काम सौंपा गया है, किसी को जो है भारत में आर्थिक विकास की गतिविधियों को संचालित करने से संबंधित काम को सौंपा गया है, किसी को व्यापार वाणिज्य बढ़ाने से संबंधित कार्य को सौंपा गया है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद में कई प्रकार के विषय है, इसमें विभिन्न विषय है। तो अलग अलग विषयों से विचार करने के लिए, विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए कुछ मंत्रियों का समूह बना दिया जाता है। कुछ मंत्रियों का समूह बनाया जाता है और उसी मंत्री के समूह जो होते हैं उनको कहते हैं समिति। क्या बोलते हैं इनको, मंत्री मंडलीय समिति। जैसे जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उनका मूल्य 14 रुपए के आसपास थोड़ा सा कम करना है, तो उनको पहले कोई मंत्रिपरिषद सलाह देगा कि भाई इस प्रकार से हमें कुछ निर्णय लेने हैं। तो इस प्रकार से यहां हो गया। अब खेती बाड़ी के विकास के लिए अगर मान लो जो है, अब उसमें अगर खाद वगैरह डालना है तो उसमें डीएपी का मूल्य हमें जो है अभी जो है 1000 के आसपास ही रखना है। वो खेती विकास के लिए जो है जो समिति बनी है मंत्रिमंडल का, वही सुझाव करेगा ना। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, इस प्रकार से। तो ये जो है मंत्रिमंडलीय समिति जो है कुछ मंत्रियों की एक समिति होती है। अब इनमें कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका संबंध किससे होते हैं, आर्थिक मामलों से संबंधित हो सकता है, यहां भारत की सुरक्षा से संबंधित हो सकता है, ठीक, या किसी और विषय, कोई और भी विषय हो सकता है। मगर सामान्यतः इस मंत्रिमंडल में उनकी जो अध्यक्षता होती है, मंत्री मंडलीय समिति, उनकी जो अध्यक्षता, जब तक उस समिति में प्रधानमंत्री है तो वहां प्रधानमंत्री ही करता है।
प्रधानमंत्री यदि उस समिति में सम्मिलित नहीं है तो हो सकता है वहां दूसरा कोई अन्य मंत्री करे, मगर वहां भी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से यहां होती है पूरी मंत्रिपरिषद और उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया। मंत्रिपरिषद और उनके कार्य संचालन की उनकी प्रक्रिया। तो यहां हो गया पूरी मंत्रिपरिषद। ऐसे ही जो है अगले सेशन में हम अब बात करेंगे संसद की। अगले सेशन में हम बात करेंगे संसद की। उस पर समझेंगे कि भारत में संसद जो है किस प्रकार से गठित होते हैं, उनकी संरचना सदनों की किस प्रकार की होती है, सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होती है, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही वाइंड अप करता हूं, और बाकी यदि कोई बातें समझ में नहीं आया हो तो फिर कल मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मतलब अगली क्लास में मेरी बिल्कुल आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। थैंक यू प्रकाश।